हम आज की इस वीडियो में विमीय विश्लेषण के एक अनुप्रयोग यानी कि एक एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले चलिए विमीय विश्लेषण के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है विमीय समीकरण की संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी की जांच करना। दूसरा अनुप्रयोग है भौतिक घटनाओं के अंतर्गत भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। और आज की इस वीडियो में हम इस दूसरे अनुप्रयोग के बारे में ही जानने वाले हैं। तीसरा अनुप्रयोग होता है एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में मात्रक परिवर्तित करना। उदाहरणतः यदि हमारे पास कोई मात्रक एसआई प्रणाली में दिया गया है और कोई एक मात्रक सीजीएस प्रणाली में दिया गया है, तो इनको हम एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह भी विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के अंतर्गत ही आता है। तो इससे पहले कि हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में बात करें, चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर विमीय विश्लेषण होता क्या है। तो विमीय विश्लेषण भौतिकी यानी कि फिजिक्स और अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों का विश्लेषण उनकी विमाओं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि की पहचान करके किया जाता है। अब आइए यह भी समझ लेते हैं कि विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, हम बल यानी कि फोर्स को कुछ इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2। और इसी चीज को हम बल के लिए विमीय सूत्र कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं एक विमीय सूत्र एक भौतिक राशि को आधारभूत विमाओं यानी कि फंडामेंटल डायमेंशंस जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि के पदों में प्रदर्शित करता है, जिनसे उस भौतिक राशि का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बल को आधारभूत भौतिक राशियों जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई व समय के पदों में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, और जो ये यहाँ पर घातांक हैं ये विमाओं को दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि बल की विमा द्रव्यमान में तो 1 है, लंबाई में 1 है और समय में ऋणात्मक 2 है। अब इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि विमीय सूत्र और संपूर्ण अर्थ में विमीय विश्लेषण ये दोनों वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में हमारी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और विशेष रूप से हम इस समस्या की बात करेंगे भौतिक घटनाओं के अंतर्गत भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। अब आइए सबसे पहले इस कथन भौतिक घटनाओं के अंतर्गत भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, इसका हम अर्थ जान लेते हैं। और भौतिक घटना के रूप में मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे हाथ में यह डोरी है। हमने इस डोरी के एक सिरे पर यहाँ पर एक गेंद जोड़ दी है और अब हम इस गेंद की वृत्ताकार पथ में गति करवा रहे हैं। मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या r है और यह गेंद जिस वेग से गति करती है वह वेग v है। यहाँ पर यह भी मान लेते हैं कि इस गेंद की गति करवाने के लिए यहाँ पर एक बल F सहायता कर रहा है और इस गेंद का द्रव्यमान m है। अब मैं यहाँ पर यह ज्ञात करने में रुचि रखता हूँ कि यह जो बल F है यह v से कैसे संबंधित है, यानी कि वेग से कैसे संबंधित है, द्रव्यमान m से कैसे संबंधित है और त्रिज्या r से कैसे संबंधित है। और ये संबंध ज्ञात करना ही भौतिक घटनाओं के अंतर्गत भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना कहलाता है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर भौतिक राशियां हैं। देखिए, वेग, द्रव्यमान, त्रिज्या, बल, ये सभी यहाँ पर भौतिक राशियां हैं और यहाँ पर हम इन तीनों भौतिक राशियों का संबंध बल के सापेक्ष ज्ञात करना चाहते हैं। अब चलिए चरणबद्ध रूप से समझते हैं कि भौतिक राशियों और भौतिक घटनाओं के मध्य संबंध व्युत्पन्न कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम संबद्ध भौतिक राशियों की पहचान करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो भौतिक राशियां थी वे थी त्रिज्या, वेग, द्रव्यमान व बल। दूसरे चरण में हम समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे और इसे हम समान उदाहरण की सहायता से ही अभी समझ लेंगे। तीसरे चरण में हम प्रत्येक राशि को आधारभूत विमाओं के पदों में व्यक्त करेंगे। चौथे चरण में विमीय समीकरण को हम स्थापित करेंगे और अंतिम चरण में समीकरण हल करके अज्ञात घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स हम ज्ञात करेंगे। अब आइए इन्हें हम उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस उदाहरण की हम बात कर रहे थे उसमें जो भौतिक राशियां हैं वे कौन कौन सी हैं
बल, द्रव्यमान, त्रिज्या एवं वेग। तो ये वे सभी भौतिक राशियां हैं जिनकी हम यहाँ पर पहचान कर चुके हैं। अब दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत हमें सबसे पहले समीकरण का व्यापक रूप लिखना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि जो बल है वह किसके समानुपाती है? द्रव्यमान की घात x, वेग की घात y, त्रिज्या की घात z। अब क्योंकि हमें इस सूत्र के माध्यम से यह नहीं पता है कि बल द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, क्या बल द्रव्यमान के समानुपाती है या बल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर ऐसा है कि बल m² के समानुपाती है या m³ के समानुपाती है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम यह मान रहे हैं कि यह बल m की घात x, v की घात y, r की घात z इसके समानुपाती हैं। तो इस समय x, y व z हमारे लिए चर यानी कि वेरिएबल्स हैं। अब अगला चरण है कि हम प्रत्येक राशि को आधारभूत विमाओं के पदों में व्यक्त करें। तो हम जानते हैं कि बल की विमा होती है m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2। हम यह भी जानते हैं कि द्रव्यमान की विमा होती है m की घात 1, वेग की विमा होती है l की घात 1, t की घात -1 और r यानी कि त्रिज्या की जो विमा है वह होती है l की घात 1। तो अब यह करने के बाद हमें विमीय समीकरण को स्थापित करना होगा। अब देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं F यानी कि जो बल है वह बराबर होगा कोई स्थिरांक यानी कि कोई कांस्टेंट K गुणा m की घात x, v की घात y, r की घात z। अब देखिए यदि हम इसका विमीय समीकरण लिखना चाहते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि हम बल की विमा की बात करें तो वह क्या होती है m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2 और बराबर k तो एक स्थिरांक है तो यह तो विमाहीन होगा। और उसके बाद m की विमा की बात करें यानी कि द्रव्यमान की जो विमा है वह m हो जाएगी और यहाँ घात में x है। उसके बाद देखिए v की विमा है l की घात 1, t की घात -1 और इसकी घात हो जाएगी y। और यहाँ पर r यानी कि त्रिज्या की विमा है l और इसकी घात है z। तो यह हमारा विमीय समीकरण है। हम इसे आगे सरल भी कर सकते हैं। तो देखिए इसे सरल करके हम यह लिख सकते हैं m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर m की घात x और l की घात में आ जाएगा y प्लस z और t की घात -y। तो इस प्रकार से यह हमें एकदम सरल रूप में विमीय समीकरण प्राप्त हो गया है और यहाँ पर ये x, y व z अज्ञात हैं। अब हमारा अगला चरण होगा कि हम समीकरण हल करके अज्ञात घातांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर तो जो m की विमा है वह x है और बाएं पक्ष में m की विमा 1 है। तो हम कहेंगे कि x बराबर 1 हमें मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर l की विमा है y प्लस z और यहाँ पर l की विमा है 1। तो हम कह सकते हैं कि y प्लस z 1 के बराबर आएगा। तो यह हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर जो -y है वह -2 के बराबर आएगा। अब यदि यहाँ पर -y -2 के बराबर है तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो यदि हम y बराबर 2 यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 2 प्लस z बराबर 1 यानी कि z बराबर आ जाएगा 1 - 2 यानी कि -1। तो यह z का मान हमें मिल गया है। तो अब चलिए यदि हम संबंध लिखना चाहें यानी कि विमीय समीकरण लिखना चाहें तो f समानुपाती होगा m की घात x यानी कि x 1 है तो m की घात 1, v की घात y यानी कि v की घात 2 और r की घात z यानी r की घात -1। तो इसे हम लिख सकते हैं f समानुपाती होगा mv² बट्टा r। तो इस प्रकार से हमने द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या व बल के मध्य यह संबंध प्राप्त कर लिया है। अब आइए इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम कर लेते हैं और इस उदाहरण में हम E का संबंध m व c के साथ ज्ञात करेंगे, जहां पर E तो ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। तो देखिए यहां पर भी हम उन्हीं चरणों का उपयोग करेंगे जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे E समानुपाती है m की घात x, c की घात y। अब यदि हम लिखते हैं E बराबर, तो यहां पर हमें एक स्थिरांक k लिखना होगा गुणा m की घात x, c की घात y।
अब चलिए इनके लिए हम विमीय समीकरण लिख लेते हैं। तो यदि इन सभी की विमाएं हम लिखते हैं तो E यानी कि ऊर्जा की विमा होती है m की घात 1, L की घात 2, T की घात -2 और K तो एक स्थिरांक है तो यह तो विमाहीन होगा। और उसके बाद m है द्रव्यमान तो इसकी विमा है m और घात में x है। और c क्या है? c है प्रकाश की चाल तो यह एक प्रकार की चाल है, इसकी विमा होगी L की घात 1, T की घात -1 और यहां घात में है y। तो अब देखिए इसे हम सरल करके लिख सकते हैं। यहां पर m की घात x, L की घात y व T की घात -y और बराबर में है यहां पर m की घात 1, L की घात 2, T की घात -2। अब यदि हम दोनों पक्षों में तुलना करें तो देखिए घातांक हमें क्या मिलेंगे। यहां पर एक तो x के बराबर आएगा, 2 y के बराबर आएगा, वह जो -2 है वह -y के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है x बराबर 1 मिलेगा और y बराबर 2 मिल जाएगा। तो यदि अब हम यहां पर x व y के मान रखते हैं तो हम कह सकते हैं E समानुपाती होगा mc² के। और आप इस समीकरण E बराबर mc² से परिचित भी होंगे। E बराबर mc² एक बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों उदाहरणों की मदद से आप यह समझ पाए होंगे कि हम भौतिक राशियों और भौतिक घटनाओं के मध्य संबंध किस प्रकार से व्युत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस अनुप्रयोग की एक सीमा भी होती है। यदि आपने ध्यान दिया होगा हमने यहां पर क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया था E समानुपाती है mc² के, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं E बराबर होगा कोई स्थिरांक k गुणा mc²। तो इस अनुप्रयोग की मदद से हम यहां पर इस स्थिरांक k का मान ज्ञात करने में सक्षम नहीं हैं। अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि क्या E बराबर mc² होगा या फिर क्या E बराबर 2mc² होगा या क्या फिर E बराबर 2/3 mc² होगा। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हमने इस अनुप्रयोग के माध्यम से केवल यह सिद्ध किया है कि E mc² के समानुपाती है। लेकिन इस अनुप्रयोग की मदद से हम इस स्थिरांक k का मान ज्ञात करने में सक्षम नहीं हैं और यही इस अनुप्रयोग की एक मुख्य सीमा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को समझ पाए होंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा।